नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखो साथियों, कल के वीडियो में हमने मारणा कुंभा के पार्ट प्रथम की चर्चा की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मारणा कुंभा को समझने के लिए हमें उसे 4 पार्टों में विभाजित करना है। सबसे पहला पार्ट, उसमें उपाधियां और आरंभिक जीवन। दूसरा जो पार्ट है उसमें युद्ध व संधियां। तीसरे पार्ट में स्थापत्य कला और चौथे पार्ट में सांस्कृतिक उपलब्धियां या साहित्य एवं दरबार। कल का वीडियो आपने बहुत अधिक पसंद किया, आपने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, आपने जो प्यार और स्नेह दिखाया उसका मैं तहे दिल से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार और स्नेह सदैव यूं ही बना रहेगा। टॉपिक शुरू करने से पहले साथियों, हमें कल के चैलेंज क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था, उसका नाम था, प्रश्न था कि गर्भगुंजन नामक तोप राजस्थान के किस दुर्ग में है? गर्भगुंजन नामक तोप राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तभी 2 विद्यार्थियों का इसमें जवाब आया। एक विद्यार्थी इंदरपुरा से चंदा सैनी और दूसरी छात्रा भाटीवाड़ से प्रियंका जांगेड़। दोनों का ही जवाब बड़ा सटीक था। आप दोनों ही बधाई के पात्र हैं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप दोनों ही इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, आपको अपना लक्ष्य जल्दी हासिल हो। इसी कामना के साथ हम आज अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे और इस टॉपिक के अंत में भी चैलेंज क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका जवाब देने वाले विद्यार्थी का नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तो साथियों, आज हमें कुंभा की उपाधियों के बाद उसके दूसरे भाग युद्ध व संधियों की चर्चा करते हैं। किसकी? युद्ध व संधियों की। ध्यान रहे कि मारणा कुंभा है, उसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? युद्ध व संधियां। युद्ध व संधियां यानी हम कह सकते हैं प्रमुख सैन्य अभियान। देखो, युद्ध व संधियों में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले युद्ध की दृष्टि से कुंभा ने 143 किससे बोला था? 143 महमूद खिलजी प्रथम को बोला था। कहां का सुल्तान था सर? मालवा का सुल्तान था। कहां का सुल्तान था? मालवा का। कब बोला सर? 4 और 3 कितने होते हैं? 7 यानी 7। 1437 ईस्वी में सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? महमूद खिलजी पर। महमूद खिलजी पर जो आक्रमण किया था, और उस आक्रमण में इन दोनों का के मध्य जो युद्ध हुआ था उसको कौन सा युद्ध कहते हैं? सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 ईस्वी में। किस किस के मध्य? मारणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। जिसमें किसकी विजय हुई? मारणा कुंभा की विजय हुई और हार किसकी हो गई? महमूद खिलजी प्रथम की। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन से युद्ध में विजय प्राप्त की? सारंगपुर युद्ध में। लेकिन कई बार प्रश्न आ जाता है कि मारणा कुंभा की प्रथम विजय किसको कहा जाता है? प्रथम विजय कौन सी थी? तो सारंगपुर युद्ध से पहले मारणा कुंभा ने आबू का एक शासक था सैसमल देवड़ा, उसको पराजित किया था। उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो टॉपिक बनेगा अपना सबसे पहले आबू विजय। आबू विजय। आबू विजय। देखो साथियों, ये अपना क्या है? मेवाड़ है। और ये अपना क्या है? आबू है। आबू का शासक कौन था? शेषमल देवड़ा।
और ये मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा कुंभा। देखो महाराणा कुंभा है, उसने आबू पर आक्रमण क्यों किए, इसके कारण पता होने चाहिए। इसके दो कारण थे। सबसे पहला तो कारण क्या था कि जो शेषमल देवड़ा है, उस शेषमल देवड़ा ने मेवाड़ के कुछ भागों पर आक्रमण कर अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसने? शेषमल देवड़ा ने। और मेवाड़ पर अधिकार किसका है? कुंभा का। तो कुंभा नाराज होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए कुंभा इन क्षेत्रों पर पुनः अधिकार स्थापित करना चाहता था। दूसरा, मेवाड़ पर जितने भी आक्रमण हुए हैं उनमें से अधिकांश आक्रमण आबू की ओर से हुए हैं, यानी इस दिशा से हुए हैं। अधिकांश आक्रमण इस दिशा से क्यों हुए? क्योंकि जब भी आक्रमण होते थे तो शेषमल देवड़ा क्या करता था? पहले ही अधीनता स्वीकार कर लेता था। इसके कारण दुश्मन को मेवाड़ तक पहुंचने में आसानी हो जाती थी, और यही कारण था कि मेवाड़ पर अधिकांश आक्रमण इसी दिशा से होते थे। इसलिए कुंभा ने सोचा कि ये तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन गया। तब कुंभा ने अपना एक सेनापति था जिसका नाम था नाहर सिंह डोडिया। क्या नाम था? नाहर सिंह डोडिया। उसकी सहायता से एक सेना भेजी। कहां? शेषमल देवड़ा पर आक्रमण करने के लिए। यानी कुंभा ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? नाहर सिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजी। किस पर आक्रमण करने के लिए? शेषमल देवड़ा पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी। और इस युद्ध में शेषमल देवड़ा को नाहर सिंह डोडिया ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। किसने पराजित कर दिया? नाहर सिंह डोडिया ने इसको पराजित कर दिया। अब पराजित कर दिया तो आबू पर किसका अधिकार हो गया? महाराणा कुंभा का अधिकार हो गया। तो सबसे पहले किस पर विजय प्राप्त की? कुंभा पर, सॉरी आबू पर। आबू विजय की स्मृति में कुंभा ने 2 दुर्गों का निर्माण करवाया। सर वो 2 दुर्ग कौन कौन से थे? एक दुर्ग का तो नाम है अचलगढ़ दुर्ग, और दूसरे दुर्ग का नाम है बसंती दुर्ग। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती दुर्ग को ही क्या कहते हैं? बसंतगढ़ी दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंतगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। तो महाराणा कुंभा की प्रथम विजय कौन सी थी? आबू विजय। यानी आबू विजय को महाराणा कुंभा की प्रथम विजय एवं प्रथम सैन्य अभियान कहा जाता है। आबू का शासक कौन है? शेषमल देवड़ा, और मेवाड़ का शासक कौन है? कुंभा। आक्रमण किसने किया? कुंभा के सेनापति नाहर सिंह डोडिया ने। आबू विजय की स्मृति में कुंभा ने कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया? अचलगढ़ दुर्ग का और बसंती दुर्ग का। ये दोनों दुर्ग कहां है सर? सिरोही में। बसंती दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग कहां है? सिरोही में। यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं छात्रों अपने सारंगपुर युद्ध की, यानी मालवा विजय की। ध्यान रखना है, सेकंड जो पॉइंट है वो कौन सा है? मालवा विजय। मालवा विजय कौन सी? मालवा विजय। अब देखो क्या होता है, ये अपना क्या है? मेवाड़ है, और मेवाड़ का शासक कौन है सर? कुंभा। कुंभा नहीं, महाराणा कुंभा। और ये क्या है? यहां पे मैं मालवा बनाता हूं, मालवा। मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि सर मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्ष क्यों हुआ, या कुंभा ने मालवा पर आक्रमण क्यों किया? कई कारण थे। पहला, ये दोनों ही क्या थे? साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी शासक थे, और दोनों ही अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इस कारण इन दोनों के मध्य युद्ध होना अवश्यंभावी था। दूसरा कारण क्या था? महमूद खिलजी ने मालवा का एक शासक था जिसका नाम था होशांग शाह। होशांग शाह, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था उमर खां। तो होशांग शाह की मृत्यु के बाद मालवा का शासक कौन बना? उमर खां। महमूद खिलजी ने क्या किया? इसको गद्दी से हटा दिया और स्वयं मालवा का क्या बन गया? शासक बन गया। तीसरा कारण क्या है? कुंभा के 2 विद्रोही थे जिसमें एक का नाम था एक्का, जो कौन था? चाचा का पुत्र।
चाचा का पुत्र, और दूसरा था चाचा का एक सहयोगी, चाचा का एक सहयोगी, मौक्कल की हत्या करने वाले हैं, जिसका नाम क्या था, मैप्पा पंवार। कुंभा ने क्या किया, इन दोनों पर आक्रमण किया, तो ये दोनों भागकर कहां चले गए, मालवा चले गए, और मालवा के सुल्तान ने इन दोनों को क्या दी, शरण दी। क्या दी, शरण दी। तब कुंभा ने महमूद खिलजी से इन दोनों को वापस लौटाने की मांग की। वो तो बोले ना तो मैं आज लौटाऊं ना काल लौटाऊं, बोल तू के कृषि, यानी लौटाने से मना कर दिया। तो कुंभा नाराज हो गया और कुंभा ने क्या किया, मालवा पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया। यह कहा जाता है कि महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किए थे। एक आक्रमण उसने अचलगढ़ दुर्ग पर भी किया था, लेकिन वहां एक घटना घटित हुई। जब उसने आक्रमण किया तो मधुमक्खियों ने महमूद खिलजी पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, जिसके कारण महमूद खिलजी अपनी सेना सहित वहां से भाग गया। और यह कहा जाता है कि अचलगढ़ में एक स्थल बना हुआ है जिसे क्या कहते हैं, भौरा थल स्थल, जहां पर मधुमक्खियों की पूजा की जाती है। एक आक्रमण यह भी कहा जाता है कि सिसोदियों की कुल देवी बाण माता के मंदिर पर भी किया था, जहां पर दीप सिंह के नेतृत्व में 7 दिन तक सेना ने संघर्ष किया। लेकिन 7 दिन के इस संघर्ष में दीप सिंह लड़ता हुआ मारा गया, और 7 दिनों के बाद मंदिर पर किसका अधिकार हो गया, महमूद खिलजी का। उसने इस मंदिर की मूर्ति को तोड़ा और तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तोलने वाले कसाईयों को बेच दिया। उसके बाद एक नंदी की मूर्ति थी जो चूने से बनी हुई थी, उसे तुड़वा कर उसके चूने को पिसवा कर राजपूत सैनिकों को पान में खिलाया। यानी हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने के कारण कुंभा क्रोधित हो गया और उसने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया था। किसने, कुंभा ने। तब कुंभा ने मालवा पर आक्रमण किया। कब किया सर, 1437 ईस्वी में। 143 बोल दिया, अब थाने बेरो 143 जिन बोल दे वो कायल हो जाए, वो भी कायल हो। 143 कब बोला, 1437 ईस्वी में। और सारंगपुर नामक स्थान पर इन दोनों के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे कौन सा युद्ध कहते हैं, सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में महमूद खिलजी बुरी तरह से हार गया और वहां से भाग गया। लेकिन कुंभा भी बड़ा दृढ़ था, महमूद खिलजी का पीछा नहीं छोड़ा और भागते हुए महमूद खिलजी को क्या बना लिया, बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर 6 महीने तक चित्तौड़ दुर्ग में रखा। कहां रखा, चित्तौड़ दुर्ग में रखा। लेकिन 6 महीने के बाद बिना किसी शर्त के दया करते हुए महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को छोड़ दिया था। इस युद्ध में महाराणा कुंभा की क्या हुई, विजय हुई। और इसी युद्ध में विजय की स्मृति में कुंभा ने एक इमारत का निर्माण करवाया, जिसे क्या कहा जाता है, विजय स्तंभ कहा जाता है। कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो आपसे कोई भी पूछे कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, 1437 में हुआ। किस किस के मध्य, मेवाड़ और मालवा के सुल्तान के मध्य। मेवाड़ का शासक कौन था, कुंभा। मालवा का शासक कौन था, महमूद खिलजी प्रथम। युद्ध कब हुआ, 1437 में। युद्ध का मुख्य कारण क्या था, एकाव्य मैप्पा को शरण देना, जो किसके विद्रोही थे, कुंभा के। और कुंभा के विद्रोही को लौटाने से उसने मना कर दिया। दूसरा कारण क्या था, होसांग शाह के पुत्र उमर खां को महमूद खिलजी ने गद्दी से हटा दिया और स्वयं शासक बन गया था। अब देखो दूसरी विजय कौन सी हो गई, मालवा विजय। लेकिन यहां पर एक तीसरा प्रश्न उठता है नागौर विजय का भी। किसका, नागौर विजय का। उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, ध्यान रहे। सारंगपुर युद्ध विजय की स्मृति में कुंभा ने किसका निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब तीसरी विजय कौन सी आती है, नागौर विजय। और चौथी विजय कौन सी है, दोनों की चर्चा एक साथ कर लेते हैं, गुजरात विजय। गुजरात विजय। अब देखो यहां पे क्या है, अपना मेवाड़ है। क्या है, मेवाड़।
और यहाँ पे क्या है अपना ध्यान रखना है, नागौर है। मेवाड़ का शासक कौन है? कुंभा। और नागौर का शासक कौन था? फिरोज खां। लेकिन फिरोज खां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और फिरोज खां की मृत्यु के बाद उसके दो बेटे थे, जिसमें एक का नाम था शम्स खां और दूसरे का नाम था मुजाहिद खां। मुजाहिद खां छोटा बेटा था और शम्स खां बड़ा बेटा था। तो फिरोज खां की मृत्यु के बाद शासक बना शम्स खां। लेकिन मुजाहिद खां ने क्या किया? आक्रमण कर शम्स खां को गद्दी से हटा दिया और स्वयं क्या बन बैठा? शासक बन बैठा। तब शम्स खां दौड़कर किसके पास गया? कुंभा के पास गया और बोले महाराज मेरे में तो आ हुई। बोले मेरो भाई तो मेरे में आ करिए, अब मैं क्या करूं, मेरी सहायता करो। कुंभा ने कहा बोले सहायता तो मैं कर दूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या? बोले मैं नागौर पर तुझे बिठा दूंगा, नागौर का तुझे स्वामी बना दूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें मुख्य हैं। बोले क्या? बोले नागौर किले की मरम्मत नहीं करेगा, यानी किलेबंदी नहीं करेगा तू। दूसरा, अधीनस्थ शासक के रूप में शासन करेगा। और तीसरा, गो हत्या नहीं करेगा। तब शम्स खां ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर है, बस आप तो मुझे नागौर का स्वामी बना दीजिए। तब कुंभा ने नागौर पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी और मुजाहिद खां को गद्दी से हटा दिया और शम्स खां को क्या बना दिया? शासक बना दिया। लेकिन कुछ समय बाद क्या किया? शम्स खां ने शर्तों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, किले की मरम्मत करवानी शुरू कर दी, स्वतंत्र शासक के रूप में आचरण करना शुरू कर दिया, और तो और गायों की हत्या करना शुरू कर दिया, हिंदू धर्म के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब इस बात का पता कुंभा को लगा तो कुंभा ने नागौर पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी, जिससे डरकर शम्स खां सीधा कहां पहुंच गया? गुजरात पहुंच गया। कहां पहुंच गया? गुजरात। और उस समय गुजरात का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन। अब देखो नागौर से शम्स खां कहां चला गया? गुजरात चला गया। तो नागौर पर किसका अधिकार हो गया? कुंभा का अधिकार हो गया। यानी शम्स खां किसकी सहायता से नागौर का स्वामी बैठा बना? महाराणा कुंभा की सहायता से। महाराणा कुंभा ने किसको हटाकर शम्स खां को शासक बनाया? मुजाहिद खां को। अब जब नागौर पर कुंभा ने आक्रमण किया तो शम्स खां कहां चला गया? गुजरात। नागौर पर किसका अधिकार हो गया? कुंभा का। कुंभा ने नागौर पर अधिकार करते ही नागौर किले को ध्वस्त कर दिया, उसे चारागाह में परिवर्तित कर दिया, गायों को छुड़वा लिया और वहां जितनी भी मस्जिदें थी उन मस्जिदों को तुड़वा दिया। अब शम्स खां कहां जाता है? गुजरात जाता है और कुतुबुद्दीन के पास जाकर उसे कहता है कि अगर मेरे पास 50,000 और सैनिक होते तो मैं कुंभा को हरा देता। शम्स खां अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन के साथ कर देता है और ये संयुक्त आक्रमण के लिए कहता है। किस पर आक्रमण करने के लिए? मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। कौन? शम्स खां। अब ये दोनों क्या करते हैं? मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाते हैं और दोनों मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं। लेकिन कुंभा क्या करता है? शम्स खां को इस युद्ध में मार देता है, यानी उसकी हत्या कर देता है। और कुतुबुद्दीन वापस कहां चला जाता है? गुजरात चला जाता है और कहता है मैं तो मेवाड़ पर कदे आक्रमण कौन करूं। लेकिन आक्रमण फिर भी करता है, 1457 में फिर करता है। तो ध्यान रखें कि गुजरात पर भी एक तरह से अधिकार सा स्थापित हो गया था। तो नागौर विजय और गुजरात विजय। ध्यान रहे, गुजरात का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन। नागौर का शासक कौन था? शम्स खां। मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी। प्रथम आबू का शासक कौन था? शैशमल देवड़ा। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गए युद्ध और संधियां। कुंभा एक ऐसा वीर है जिसने कभी किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर हर शासक को पराजित किया था, या हम कह सकते हैं एक ऐसा वीर है जिसने कभी किसी युद्ध में हार नहीं स्वीकार की, कभी किसी युद्ध में नहीं हारा था। देखो दोस्तों, एक संधि का भी नाम आ रहा है यहां पर युद्ध व संधियों में। एक संधि है जिसका नाम है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि कब हुई सर? 1456 ईस्वी में। अब सवाल ये उठता है किस किस के मध्य हुई और क्यों हुई। देखो, ये संधि 2 स्थानों के शासकों के मध्य हुई थी। एक तो शासक था कहाँ का? गुजरात का।
और एक शासक था कहाँ का, मालवा का। सर मालवा को शासक कौन हो, महमूद खिलजी प्रथम। तो सर गुजरात को शासक कौन हो, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं, ध्यान रखो। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी का एक प्रतिनिधि था, क्या नाम था प्रतिनिधि का, ताज खां। क्या नाम था, ताज खां। इसकी मध्यस्थता से ये 1456 ईस्वी में इन दोनों शासकों के मध्य संधि हुई थी। महमूद खिलजी का भी दुश्मन कौन है, कुंभा, और कुतुबुद्दीन का दुश्मन भी कौन है, कुंभा। तब ताज खां किसके पास जाता है, कुतुबुद्दीन के पास जाता है और कहता है केवल थारो भी दुश्मन वही है और मारो भी दुश्मन वही है, तो क्यों ना हम मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करें। और अगर हम मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे तो निश्चित रूप से हम कुंभा को हरा सकते हैं। और अगर हमने कुंभा को हरा दिया और मेवाड़ पर अपना अधिकार हो गया तो मेवाड़ का जो दक्षिणी भाग है, जो गुजरात के टच में है, उस पर आपका अधिकार हो जाएगा, यानी किसका, कुतुबुद्दीन का। और मेवाड़ के शेष भाग यानी खास भाग जैसे उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और अहिरवाड़ा पर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी का अधिकार हो जाएगा। तब कुतुबुद्दीन ने संयुक्त आक्रमण के लिए हाँ कर देता है और दोनों के द्वारा 1457 ईस्वी में, कभी 1457 ईस्वी में मेवाड़ पर संयुक्त रूप से आक्रमण किया जाता है। मेवाड़ को शासक कौन है, कुंभा। और 1457 ईस्वी में बदनौर नामक स्थान पर, जो बदनौर कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में, इस स्थान पर इन तीनों की सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध होता है। तीन कौन है, मेवाड़ का शासक कुंभा, गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन, मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, जिसे कौन सा युद्ध कहते हैं, बदनौर का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में महाराणा कुंभा कुतुबुद्दीन को भी हरा देता है और महमूद खिलजी को भी हरा देता है। देखो फरिश्ता के अनुसार तो ये कहा गया कि महाराणा कुंभा ने इन दोनों को धन देकर विदा कर दिया था, लेकिन रसिक प्रिया और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उसमें यह कहा गया कि महाराणा कुंभा ने इन दोनों की संयुक्त सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। यानी दोनों मुस्लिम शासकों को बुरी तरह से एक साथ पराजित करने के कारण कुंभा ने एक उपाधि धारण की थी, हिंदू सुल्तान यानी हिंदू बादशाह है की उपाधि धारण की थी। अब आपसे कोई पूछे कि हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है, कुंभा को कहा जाता है। क्यों, एक साथ मुस्लिम शासकों को पराजित करने के कारण। तो बदनौर के युद्ध में किसकी विजय हुई, कुंभा की विजय हो गई। इस युद्ध में विजय की स्मृति में कुंभा ने बदनौर में ही कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कुशाल माता का मंदिर बनवाया। कहाँ है ये, भीलवाड़ा में। कई क्या करते हैं, बाड़मेर में बताते हैं, अरे हम चर्चा मेवाड़ की हो रही है तो मेवाड़ और बाड़मेर का तो कोई संयोग ही नहीं बैठता है, बाड़मेर का मेवाड़ से क्या लेना देना। तो ध्यान रहे कि कुशाल माता का मंदिर कहाँ है, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कहाँ, बदनौर में। और बदनौर का युद्ध कब हुआ, 1457 ईस्वी में। यह अंतिम युद्ध था। इस प्रकार से महाराणा कुंभा ने सभी युद्धों में विजय प्राप्त की और नागौर, आबू, गुजरात, मालवा, इन सभी स्थानों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसी कारण कुंभा को एक महान हिंदू शासक कहा जाता है और एक ऐसा शासक कहा जाता है जो कभी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। राजगुरु यानी राजाओं में श्रेष्ठ, परम गुरु यानी राजाओं का राजा, यानी राजगुरु राजाओं का राजा, परम गुरु यानी राजाओं में श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों, क्योंकि बड़ा कूटनीतिज्ञ था, कुशल था, वीर था, कभी किसी के सामने नहीं झुकता था। तो दोस्तों ये बात हो गई युद्ध व संधियों की। तीसरा जो टॉपिक है वो स्थापत्य कला का है, जिसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है कि महाराणा कुंभा को पहाड़ी दुर्गों का, पहाड़ी यानी गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण किस उपाधि से सम्मानित किया गया है, किस उपाधि से सम्मानित किया गया। जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न का पहले उत्तर देगा
उस विद्यार्थी का नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक शेयर है वो किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी जो शुल्क देने में समर्थ नहीं है और निःशुल्क शिक्षा लेना चाहता है, उस ज़रूरतमंद विद्यार्थी की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, उसे अपने मुकाम तक पहुंचा सकता है, उसे अपना लक्ष्य हासिल करवा सकता है। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हमारा भी जोश बढ़ता रहे, हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और हम यूं ही आपके लिए हमेशा तैयार खड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।